गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाते थे। तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते थे कि जो अमाउंट हमने पे कर रखा है लेस कर देते थे पेड अप शेयर कैपिटल। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें सब्सिडरी कंपनी में ना तो उसका प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट एंड लॉस आता था, ना ही रिजर्व आते थे। तो ना ही एक्यूमुलेटेड लॉस या अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट आती थी। यदि सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में के शेयर खरीदते हैं, 70% हमने किसी के शेयर खरीद लिए, 100% शेयर खरीद लिए, वो जो पेमेंट हम करते हैं, वो जो पेमेंट हमने 5 लाख पेमेंट किया, हमने 480 पेमेंट किया, हमने 2.5 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो वो पेमेंट सिर्फ पेड अप कैपिटल की नहीं देते। उस पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम परचेज करते हैं, वोटिंग राइट्स जिनका होता है। तो 70% हमने खरीद लिया, तो 70% अधिकार उनका उन इक्विटी शेयर होल्डर का रिजर्व के ऊपर भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस पे भी होता है। तो जो हमने पेमेंट की है 70% या 100% शेयर के लिए, उस शेयर्स में से हम क्या करेंगे? लेस पेड अप तो होगी, उसके साथ साथ हमने उसके रिजर्व के लिए भी पैसा दे रखा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के खाते के लिए भी हमने वो पेमेंट कर रखी है। हमने उनकी इक्विटी शेयर होल्डर के जो अधिकार होते हैं उन सब के लिए हमने क्या कर रखा है, जो हम इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में होती है उन सब के लिए हमने पेमेंट की होती है। इससे के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालेंगे उस टाइम हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। हमने क्या किया? 100% पेड अप शेयर्स, अमाउंट लिख दिया, लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, लेस हम कर देंगे रिजर्व, और लेस क्या कर देंगे यदि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, कि हमने जो पैसे दिए थे वो रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर के साथ साथ रिजर्व के लिए भी दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल जब निकालेंगे उस टाइम हम इनको क्या कर देंगे, जो अमाउंट हमने पेड कर रखा है उसमें से माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को यहां से सही आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। द फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011। शेयर होल्डर फंड दे रखा है 15 लाख का और 6 लाख रुपए का। हमारा नेक्स्ट है रिजर्व में 2,10,000 65,000। सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40,000 और 10,000। करंट लाइबिलिटीज है हमारी ट्रेड पेबल 2 लाख और 95,000। एसेट्स में हम चलते हैं, इन्वेस्टमेंट 100% इन्वेस्टमेंट है एस लिमिटेड की। एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च को ही ये परचेज किया हुआ है, 6,25,000। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट है 13,25,000, सब्सिडरी की है 7,20,000। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं सब्सिडरी कंपनी के 50,000 रुपए। हमने क्या करना है? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमारा जो एक नया पॉइंट आज ऐड हुआ है प्रीवियस से, वो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना होता है। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ, आप लोग वर्किंग नोट पहले भी बना सकते हो क्वेश्चन के, ये बाद में भी बना सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, जैसा आप लोगों को उपयुक्त लगे ये लाइन लिख सकते हो। तो हमने अमाउंट पेड फॉर 100% शेयर इन एस लिमिटेड, हमने अमाउंट पे कितना किया? 6,25,000, 6,25,000। तो इसमें से हम क्या माइनस करते थे? पेड अप वैल्यू ऑफ 100% शेयर 6 लाख। अभी ये जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, रिजर्व के ऊपर किसका अधिकार होगा? इन्हीं लोगों का अधिकार तो था। तो ये 6 लाख के साथ ये 65,000 भी आएंगे, और जो वो सरप्लस बैलेंस है, प्रॉफिट है, वो भी आएगा। तो हमारा कि नेटवर्थ हमने क्या निकालनी है? एक तरीके से नेटवर्थ, अमाउंट पेड में से हमने नेटवर्थ माइनस करनी है, कि वो अमाउंट हमने क्या खरीदा है सब्सिडरी कंपनी का,
वो अमाउंट जो जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है, वो सारे अधिकार हमने परचेज किए हैं, तो ये अधिकार भी उनके हैं। तो हमने पेड अप को 6 लाख, रिजर्व 665, प्रॉफिट 10,000, हमारा कितना हो गया 6,75,000। अब अन अमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, लॉस हैं, तो वो लॉस भी हमारे ही है ना, लॉस भी उन इक्विटी शेयर होल्डर के हैं, तो ये यहाँ से लॉस भी हमारे। अब ये टोटल अमाउंट कितना बना 675 का, राइट उनका बना। इसमें से उन्होंने पेमेंट कितनी देनी है, उनका लॉस कितना है इसमें से 50,000 का, तो लॉस भी उनका होगा जब प्रॉफिट उनका है। तो हमने 675 में से 50 माइनस कर दिया, कितना आ गया 6,25,000। 6,25,000 में हमने खरीदे थे, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या आ गया हमारा यहाँ से नील, जीरो आ गया। तो मींस ना आपका वहां से गुडविल निकला है, ना आपका कैपिटल रिजर्व निकला है, जितने का अमाउंट बनता था उतने ही हमने पे किए हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर। यहां पे आप लोग आ जाओ, शेयर होल्डर फंड कितना था हमारा 15 लाख रुपए। देन उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 2,10,000 का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है, तो जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन बीच में से कट गया है, तो हमारा देखो यहां से ऊपर से रिजर्व 2,10,000 था, प्रॉफिट कितना था इसका 40। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम नहीं लिखेंगे, ये हम जब हमने फॉर्मेट किया था उसमें हमने ये नहीं किया था। क्यों नहीं करेंगे उसका मैं आप लोगों को कारण बताता हूं। क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये 65 और 10,000 यहाँ पे कंसिडर उनको कर दिया हमने, यहाँ पे इस 6 लाख में इनको कंसिडर कर दिया हमने, और हमने क्या निकाल दिया, जो अमाउंट पेड किया था उसमें से इसको माइनस कर दिया। अब आप लोग ये देखो, ये जो 65,000 और 10,000, यदि यहाँ से हम ये नहीं लिखते, यदि हम यहाँ नहीं लिखते तो क्या होता, 75,000 कम होते, यहाँ पे 75,000 कम होते, यहाँ 5.5 लाख होते, और यहाँ पे क्या आ जाता 75,000 की गुडविल आ जाती, बैलेंस शीट की एसेट साइड 75,000 से बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होता, ये 75,000 वहां से लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ती है ना, तो ये वहां से गुडविल कम होगी। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ने हमारी गुडविल को क्या कर दिया, कम कर दिया, हमारी गुडविल को कम कर दिया, और वो अपने लाइबिलिटी साइड से हमने उनको निकाल दिया, तो वहां से क्या हुआ, दोनों से ही बराबर का इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, जिस वजह से हम इनके इफेक्ट को शो नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में 2, 10 और 40,000 को ऐड कर दिया, तो लाइबिलिटी साइड हमारे पास ये आ गई, लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड नंबर पे ट्रेड पेबल था, दोनों कंपनी के ट्रेड पेबल को आप लोग ऐड कर दोगे, 2 लाख और 95,000 को उसका टोटल कर दोगे। देन उसके बाद एसेट्स में आप लोगों को पता है ये हम लिखते नहीं है, सन्ड्री एसेट्स ये दोनों ऐड कर लेते हैं, इसका इफेक्ट भी खत्म हो गया, इसकी हमने ट्रांजेक्शन कर दी, गुडविल निकालते टाइम, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते टाइम उसके इफेक्ट को हमने प्लस माइनस कर दिया। तो यहां से 11, 25 और 7, 20 को प्लस कर देंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड का हम टोटल कर देंगे। मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते टाइम कि प्रॉफिट का क्या रोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च को 2015 को, होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, होल्डिंग का 40 लाख है, सब्सिडरी का 10 लाख रुपए है, रिजर्व 8 लाख और 3,20,000, सरप्लस 2 लाख और 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 4 लाख और 160। एसेट में, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, देखो
7500 shares in S Limited acquired on 31st March 2015 at cost 12 लाख रुपए में। सन्ड्री एसेट है 42 की और 15,68,000। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं 12,000। तो आप लोगों का क्वेश्चन देखते ही आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, देखो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि 70% शेयर खरीदे हैं, 100% शेयर खरीदे हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले वर्किंग नोट में आप लोगों ने क्या करोगे, शेयर परचेज इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज, होल्डिंग कंपनी परचेज सब्सिडरी कंपनी इन परसेंटेज, कितनी परसेंटेज शेयर्स उन्होंने क्या कर रखे हैं, खरीद रखे हैं। तो हम यहां से कैसे निकालेंगे, देखो अमाउंट कितना है 10 लाख, एक शेयर कितने का है, नंबर आप लोग सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी 10 लाख, एक कितने का है 100 का है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे 10,000 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, हमने कितनी परसेंटेज वहां पे की है, 7500 शेयर खरीदे हैं, कितने में से खरीदे हैं 10,000 में से खरीदे हैं 7500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100, वहां से हमारा कितना आ गया 75%। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है जी, यहाँ पे ये देखो इन्होंने दिखा रखा है, हमने कितनी की है जी 75%। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर, कितना दिया जी 12 लाख रुपए, लेस क्या करेंगे, पेड अप वैल्यू ऑफ, जितने परसेंट हमने खरीदा है उतने ही परसेंट करेंगे, 10 लाख थी, 10 लाख का 75%, 7,50,000। तो जो उसका रिजर्व है उसमें भी हिस्सा हमारा 75% हो गया, जो प्रॉफिट है उसमें भी 75% हिस्सा हो गया, और जो लॉस है उसमें भी हमारा जो पार्ट है वो कितना हो गया 75% हो गया। तो हमारे जो रिजर्व थे 3,20,000, उसका 75% 240, प्रॉफिट का 75% 1 लाख था 75,000, कितना हो गया, जो 75% हमारे शेयर हैं उनका राइट कितने रुपए के ऊपर है, 10,65,000 रुपए के ऊपर है, और लॉस है एक 12,000 का, वो हमने माइनस कर दिया। तो 75% शेयर्स की जो एक्चुअल वैल्यू बनती है, जो एक्चुअल वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है 10,56,000 रुपए, और हमने पे कितना किया है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे 1,44,000 प्लस में आ गया है, तो ये हमारी क्या आ गई गुडविल, तो हमारी क्या आ गई गुडविल आ चुकी है 1,44,000 रुपए। देन आप हमने एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि हमने 75% शेयर्स को यहाँ पे खरीद लिया, जो रिमेनिंग 25% शेयर्स हमारे रहते हैं, जो रिमेनिंग 25% शेयर रहते हैं हम उनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, तो उनकी वैल्यू निकालते हैं। अब 25% की हम, जैसे हमने ये 75 की वैल्यू निकाली है ना 1056, तो ऐसे ही माइनॉरिटी के 25 की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी वाली साइड में शेयर होल्डर फंड के जस्ट बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो अमाउंट हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो पेड अप वैल्यू 25% शेयर एस लिमिटेड, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है 10 लाख का 25% कितना आ गया 2.5 लाख रुपए। तो इनका हिस्सा रिजर्व पे भी है और इनका हिस्सा प्रॉफिट पे भी है, 3/20 का 25% 80,000, प्रॉफिट में 1 लाख के ऊपर हिस्सा 25,000, लॉसेज में 12,000 में हिस्सा 25% 3,000 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया, 250 में 80 ऐड कर दो, 25 ऐड कर दो, 355, 355 में से माइनस आप लोग कर दोगे, लॉस है 3,000 रुपए के। तो हमारा जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया वो 3,52,000 रुपए है। ये 3,52,000 रुपए हम कहाँ पे लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड के जस्ट सेकंड नंबर पे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख देंगे और उसका वर्किंग नोट का नंबर डाल देंगे। अब ये आ गया, अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आ गया शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट हमने बना नोट्स टू अकाउंट में, ये हमारा नीचे है, ऐसे बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में 40 लाख ही आएगी क्योंकि हमने सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लेनी है। रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ किसके आएंगे, होल्डिंग कंपनी के, रिजर्व जोड़ लो और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दोगे, 10 लाख रुपए माइनॉरिटी आप लोगों ने निकाल दिया है।
तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, 40 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3,52,000, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रुपए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 352, वर्किंग नोट हमने ये रहा, ये बनाया हुआ था। देन उसके बाद करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आएगी, ट्रेड पेबल दोनों के ही हम ऐड कर देंगे, माइनॉरिटी प्लस हमारे पास देखो ट्रेड पेबल है 4 लाख और 1,60, दोनों को ही ऐड कर देंगे। नोट्स टू अकाउंट में देखो हमने 4 लाख और 1,60, 5,60,000, नोट्स टू अकाउंट नंबर 4 डाल के हमने 5,60 यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद करंट एसेट्स में हम क्या लिखेंगे, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट में हमारी गुडविल आई थी 1,44,000 की, और सन्ड्री एसेट होंगी बाकी हमारी ये रही। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस का इफेक्ट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, अब इसको हम याद ही नहीं रखेंगे। 42 और 15 67,68,000, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 42 और 15 57,68,000 और 1,44,000 गुडविल के, जो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल वर्किंग नोट जो बनाया था वो लिख दिए। 59,12,000 हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अभी आप लोगों के साथ किया, और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, तो ये 3 क्वेश्चन करके देखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। आगे जो आप लोगों की टाइप आएगी, आगे की जो टाइप आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट की टर्म में पढ़ेंगे। वो सिचुएशन कब आती है, अभी हमने देखा जितने भी क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं, किए हैं, उसमें एक कंपनी को एक कंपनी के शेयर कब परचेज किए हुए हैं, सारे के सारे 31 मार्च को। बट ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हम बिल्कुल लास्ट दिन, साल का लास्ट दिन है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, कि हम तभी शेयर खरीदें। प्रैक्टिकली बात ये नहीं हो सकती, साल के किसी भी दिन हम क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन जब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो ये हमें कब कैलकुलेट करनी होगी, जब कंपनी साल के दौरान 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल को मान के चलो 30 जून को खरीद लिए, जुलाई में खरीद लिए, दिसंबर में खरीद लिए, जनवरी में खरीद लिए, तो उस टाइप से यदि कंपनी इस टाइप से शेयर खरीद लेती है सब्सिडरी कंपनी की, तो पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिटेल से करेंगे। आज आप लोगों का काम क्वेश्चन नंबर 10 तक है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आप लोगों का कोई पॉइंट रहता हो तो आप लोग किसी भी टाइम अपनी क्वेरी मेरे पास भेज सकते हैं। तो कल हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।